Okay, children, so starting with CA BCK Unit 2, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में है. सो वन इज योर बिजनेस. और बिजनेस अकेले स्टैंड अलोन काम नहीं करता, एक एनवायरनमेंट में बिजनेस काम करता है. तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर टू. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दे आर टू, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. ओके, उसके पीछे एक्सटर्नल में फर्दर दो बाइफर्गेशन है, माइक्रो एंड मैक्रो. तो माइक्रो क्या होता है? स्मॉल. मैक्रो मींस लार्ज. माइक्रो मींस, देखो कुछ वर्ड्स हैं जो माइक्रो और मैक्रो के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं. स्टैंड अलोन बेसिस, सिंगल बेसिस पे कोई बात करे, आप सिर्फ अपनी फर्म की बात करें, दैट इज माइक्रो. आप मान लीजिए आप ये बनाते हैं अपना सीमेंट, और आप एक पर्टिकुलर सीमेंट बनाने की फर्म है, फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट. तो आप सिर्फ अंबुजा सीमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो. लेकिन आप पूरे सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पूरी सीमेंट, सारे सीमेंट मेकिंग फर्म्स आ गए उसमें, तो दैट इज मैक्रो. तो माइक्रो इज सिंगल, macro is total या is aggregate. तो फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर इज बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं? दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सेकंड, एक्सटर्नल का फर्दर बाइफिकेशन क्या होगा? माइक्रो एंड मैक्रो. तो अब कुछ वर्ड्स हैं जो इंटरनल, दैट इज जस्ट रिलेटेड टू योर ओन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम क्या है, तो दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल. आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंटरनल. दैट इज, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या ऑब्जेक्टिव हो सकता है मुझे बहुत प्रॉफिट कमाना है. कोई ऑर्गेनाइजेशन का मिशन हो सकता है कि मुझे जनता की हेल्प करनी है, दैट इज सम सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है. कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है. तो इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल से रिलेटेड है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? कई बार हिरार्की जो होती है वो अलग अलग होती है. कई बार वाइड होता है, ठीक है ना, वाइड स्पैन. और कई बार नैरो होता है. कई बार वो एक बहुत लंबा वर्टिकल, एक आदमी, उसके नीचे और कितने आदमी काम कर रहे हैं. तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है. हर कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर अलग होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट कल्चर? दैट इज, यदि आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो या सुना हो, तो लाइक गूगल का ऑफिस बोलते हैं कि आप लोग वहां पे ऑफिस में आप घर के कपड़े पहन के जा सकते हैं, जैसे चाहे बैठ सकते हैं. ऑफिस के अंदर ही काफी सारी चीजें भी है. तो ये उनका कल्चर है. हर कंपनी का अपना खुद का कॉर्पोरेट कल्चर होता है. तो दैट इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल. ओके, देन वी हैव लेबर यूनियन. देन फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज. कई कंपनीज की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अच्छी होगी, हायर एंड मशीन्स यूज करते होंगे, कई की कम होगी. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देखो याद रखो, ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. एक बार कम पैसे में भी कोई बिजनेस चल सकता है, बट बिना अच्छे लोगों के कोई बिजनेस नहीं चल सकता. सो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज the major decider whether you will succeed or your organization will fail. Because देखो, the sailor of the ship या captain of the ship जो entrepreneur है, उसके साथ यदि अच्छे लोग आके जोड़ेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा. जो ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे और वैसे काम करेंगे, एंड कोई लथार्जिक होंगे, लेजी होंगे, फिर उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करना है, वो कहाँ लेके जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को. सो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अब आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि ये सब वर्ड्स यदि आते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल फैक्टर्स. नाउ कम टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो दो कॉन्सेप्ट है. मैंने बोला माइक्रो स्मॉल, टू योर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज माइक्रो कॉन्सेप्ट. योर कस्टमर्स, योर कॉम्पिटिटर्स, माइक्रो. देन मार्केट, मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं. सप्लायर्स एंड इंटरमीडिएटरीज, ये सब माइक्रो में आ गए. तो मैक्रो में क्या आता है? नॉट टॉक अबाउट द बिगर वर्जन, द लार्जर वर्जन. मैक्रो में आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल. हर एक को मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी. बट
इकोनॉमिक, आपका बिजनेस जो भी इकोनॉमिक कंडीशन में आप हो, पॉलिटिकल कंडीशन में आप हो, उससे इफेक्ट होना ही। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, डेमोग्राफिक एंड सोशियो कल्चरल। नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मैक्रो का फैक्टर है, मैक्रो का फैक्टर है। सो आई रिपीट, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में अगेन टू माइक्रो एंड मैक्रो। वो तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक वर्ड दे दे कि लीगल कहाँ है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि मैक्रो में है। वो आपको सिर्फ एक वर्ड दे दे कॉम्पिटिटर्स कहाँ है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि माइक्रो है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इन मैक्रो वी रीड अबाउट पेस्टल। किसी को पेस्टल का फुल फॉर्म पता है? पेस्टल क्या होता है? देखो, अभी हमने बात किया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इसमें 2 बार ई आ रहा है बेटा, ध्यान दो, 2 बार ई आ रहा है। तो फर्स्ट ई कौन सा है, सेकेंड ई कौन सा है, वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। पेस्टल फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर दिस, लास्ट ई स्टैंड फॉर दिस। तो मैं वापस बोल रही हूँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड लास्ट ई एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो मैक्रो में पेस्टल, देन डेमोग्राफिक, ग्लोबल, जनरल, रिमोट एंड लॉन्ग रन। ये सब वर्ड्स रिलेट टू मैक्रो, नॉट माइक्रो। एंड पेस्टल का फुल फॉर्म लर्न करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन डेमोग्राफिक वी रीड अबाउट। अभी हमने पढ़ा, जस्ट पढ़ा है कि मैक्रो में डेमोग्राफिक भी आता है। ये देखो आप, मैक्रो में डेमोग्राफिक भी आता है, ये देख रहे हो, मैक्रो में डेमोग्राफिक भी आता है। तो डेमोग्राफिक एक्चुअल में क्या होता है वो हम अभी देख रहे हैं। इन डेमोग्राफिक वी रीड अबाउट नेचर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। कि जैसे आप मान लो इंडिया के रेजिडेंट्स हो, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन वेयर यू लिव। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे मैं बोलूंगी कोई कंट्री होगी जिसमें रिच आर वेरी रिच, पुअर आर वेरी पुअर, सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कौन से टॉपिक में आता है, दैट इज डेमोग्राफिक। देन एथनिक मिक्स, दैट इज डाइवर्सिटी। जैसे कि हम कम्युनिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम, ठीक है, तो उस दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी। सो इन डेमोग्राफिक प्लीज पे अटेंशन, यू विल टॉक अबाउट 4 थिंग्स। यदि मान लो उसने बोला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक की। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आप ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट अच्छे से कर लेते हैं, मेजर क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। हाँ पूछो बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम पेस्टल का फुल फॉर्म एक बार रिपीट करोगे? ओके, द पेस्टल फुल फॉर्म इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, और मैं आगे लिखा हुआ भी दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट। सो द माइक्रो वर्ड्स यूज्ड आर, माइक्रो में हम क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, when it is specific to one particular firm, specific. When you are talking about day to day, task environment and firm specific, एक particular firm, day to day task environment, specific, operating, that is regular way में जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, that is your operating activity, ये सब माइक्रो में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड इसमें एग्जाम्पल हो सकता है कि वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं, यूएसए की इकोनॉमी कौन सी है। तो हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेजिस फेयर एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट्स। जहां पर डिमांड, देखो डीडी डिमांड कर्व होता है एंड एसएस सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है और वो प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट्स। यदि वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे वो कौन सी इकोनॉमी है जहां पर प्राइस लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण डिटरमाइन हो जाती है, आंसर क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज लेजिस फेयर इकोनॉमी।
प्राइवेट ओनर्स टेक डिसीजन, ठीक है, प्राइवेट ओनर्स टेक डिसीजन, दैट इज कैपिटलिस्ट को ही हम लेजिस फेयर ही बोल रहे हैं। लेजिस फेयर मतलब क्या, प्राइवेट ओनर्स टेक डिसीजन, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, कितना लोग डिमांड करें उस हिसाब से प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे, सामान बेचेंगे। तो प्राइवेट ओनर्स जहाँ डिसाइड करते हैं कि कितना हमको सामान सप्लाई करना है, वो लेजिस फेयर इकोनॉमी, दैट इज कैपिटलिस्ट का दूसरा नाम लेजिस फेयर इकोनॉमी। एंड ग्लोब पे ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है? आंसर इज यूएसए, ठीक है, यूएसए। एग्जांपल, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स, और फर्म का मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। सो प्राइवेट फर्म्स का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। यदि वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगी तो वो सरवाइव कैसे होगा? प्राइस मैकेनिज्म, जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करें, जहां इक्विलिब्रियम हो, वहां हम पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी देते हैं, दैट इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। ओके, देन नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ही नहीं, डायरेक्टली जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो सब कुछ डिसाइड करते हैं कि हमको मार्केट में कितना सामान उतारना है, इतनी डिमांड है उसके हिसाब से इतना सामान बेचना है, ये प्राइवेट ओनर्स डिसाइड करें, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरवेन, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ कम टू सोशलिज्म, प्रोडक्शन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। यहाँ पे स्टेट मतलब राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, ये नहीं बोल रहे, स्टेट मतलब गवर्नमेंट है। तो प्रोडक्शन कितना करना है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, ये कहाँ होता है? गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। इस इकोनॉमी का दूसरा नाम है कमांड इकोनॉमी, जो आपको याद करना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। अब मैं वापस से बोलती हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, प्राइसेस डिटरमाइन नहीं करेगी। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में all decisions are taken by the government, that is the state, price is determined by the state, ठीक है। It is also called as centrally planned economy, example China, Russia, North Korea। And then third one is mixed economy, जहां पे private, public, joint तीन है, and joint sectors operate together। Government plays a positive role, guiding का काम करेगी गवर्नमेंट, कि positive role play करेगी। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट, होता ही है ना। यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, आज इंडिया की बात करो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको सर्विसेज सस्ती मिलेंगी, प्राइवेट में चले जाओ महंगी मिलेंगी। तो डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट एंड गवर्नमेंट प्लेज अ पॉजिटिव रोल, गाइडिंग का काम कर रही है वो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, जॉइंट भी है। इन मिक्स्ड इकोनॉमिक रोल्स प्लेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या काम करती है मिक्स्ड इकोनॉमी में? ये फिर से एक एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है? रेगुलेटरी रोल, मतलब कई बार यदि कोई प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही है, गवर्नमेंट रेगुलेट करके उसको नीचे लेके आएगी ताकि नॉर्मल जनता भी अफोर्ड कर सके। प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योर रोल एंड प्लानिंग रोल। गवर्नमेंट मेन प्लानिंग करती है। कई बार गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट भी कंपनीज आप यदि ढूंढेंगे तो कई अच्छी अच्छी कंपनीज गवर्नमेंट चला रही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड ये सब, आप देखो कौन है इसका ओनर, ठीक है। देन रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल। तो आपको ये याद रखना है, इन मिक्स्ड इकोनॉमी द 4 रोल्स। रेगुलेटरी रोल तो दोनों इकोनॉमीज में होते हैं ना, कैपिटलिस्ट में भी तो रेगुलेटिंग तो होता ही है ना, रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो दोनों में होता है। नो, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में ये बात याद रखो, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो रोल प्ले करती है उसमें से एक रेगुलेटरी रोल भी है। ओके, सो रेगुलेटरी, प्रमोशनल, एंटरप्रेन्योर एंड प्लानिंग रोल, ये 4 रोल गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी में प्ले करती है। उसने इन चारों में से यदि एमसीक्यू में कोई 5th रोल घुसा दिया तो आपको ऑड मन आउट करके आना है। That is the point I want to focus. I was just talking about mixed economy. Now, 5 economic policies, you have to remember their names. कि कौन सी 5 economic policy होती हैं? See, if you don't learn these names, the problem will be, आप MCQ कर रहे हैं, आप fast mark करेंगे, you'll get confused कि ये था या नहीं था। तो better to learn. Industrial policy,
fiscal policy, monetary policy, foreign investment policy, and export import policy, EXIM policy. So remember the names of 5 economic policies. It's simple. आप कैसे कैसे इसको याद करोगे? देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई से है, फिस्कल पॉलिसी एफ से है, मॉनेटरी पॉलिसी एम से है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी FI बोल लो आप, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। हाँ मानस बोल। इसमें सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं आती? डिमांड साइड पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में नहीं है। जो 5 इकोनॉमिक पॉलिसीज है, डिमांड, देखो डिमांड साइड पॉलिसी इज डिमांड पुश, डिमांड पुल, वो वाली जो बात करे वो इससे भी बड़ा टर्म है। इसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है? इंडस्ट्रियल, फिस्कल, मॉनेटरी। अब जैसे मैं बोलती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू इंटरेस्ट, खत्म। तो इंडस्ट्रियल, फिस्कल, मॉनेटरी, foreign investment, and export import, that is EXIM policy. Okay, so you have to remember the 5 names if they are asking you about 5 economic policies. कौन कौन सी हैं? Question number 7, micro. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में यदि आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो ये कंफ्यूज कर सकता है। Customers and consumers are not same. According to Peter F. Drucker, customer should be retained. देखो, कस्टमर कौन है? आज मान लो मैं शॉप में जाती हूँ, मैं एक चॉकलेट का बार खरीदती हूँ, ठीक है, और शॉपकीपर को पैसे देती हूँ। मैंने वो सामान खरीदा, तो मैंने उसके लिए पे किया है, तो आई एम द कस्टमर हु इज बाइंग द प्रोडक्ट। The person who pays for the product is the customer. ठीक है। अब मैं घर आई, मैंने खुद ने वो चॉकलेट ओपन की और मैंने खुद ने ही खा ली। So I am the consumer. I consumed the product. But यदि मैंने नहीं खाई और मैंने वो मेरी डॉटर को दे दी, तो ऑल्दो मैंने उसको पैसे दे के खरीदा था, मैं कस्टमर हूँ, बट कंज्यूमर तो मेरी डॉटर है ना, बिकॉज अल्टीमेटली वो गुड को कंज्यूम मेरी डॉटर ने किया। आपके पेरेंट्स आपके लिए बुक्स खरीदते हैं, दे आर कस्टमर फॉर दोज बुक्स, बट उन बुक्स से पढ़ते आप हो, यू आर द कंज्यूमर ऑफ दोज बुक्स। ओके, सो रिटेन किसको करना है? एग्जाम में आ सकता है ये, कस्टमर को रिटेन करना है या कंज्यूमर को रिटेन करना है। उस प्रोडक्ट को कौन पैसे देके खरीद रहा है? उस प्रोडक्ट को कस्टमर पैसे देके खरीद रहा है, तो हु शुड बी रिटेन्ड? कस्टमर शुड बी रिटेन्ड। जरूरी नहीं है कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों एक ही बात हो। यदि मैंने ही खरीदा और मैंने ही कंज्यूम किया तो ही कस्टमर और कंज्यूमर एक ही बात होगा। सो कस्टमर शुड बी रिटेन्ड, एंड एग्जाम में यदि वो लिखता है कंज्यूमर शुड बी रिटेन्ड अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, रॉन्ग है वो। पीटर एफ ड्रकर ने बोला कस्टमर शुड बी रिटेन्ड, पीटर एफ ड्रकर ने ये नहीं बोला कि कंज्यूमर शुड बी रिटेन्ड। Please don't get confused in exam. Next, intermediaries bridge gap between manufacturers and the marketer. कोई इंटरमीडिएटरी है जो मैन्युफैक्चरर से सामान लेके और अल्टीमेट कंज्यूमर दैट इज मार्केटिंग आगे के चैनल तक पहुंचाते हैं, तो कौन ब्रिज द गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर? इज इंटरमीडिएटरीज। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर। कंपटीशन में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, इसमें भी समझो एक मिनट। मान लो 2 पिज्जा बेचने वाली कंपनी है, ओके, दैट इज पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, दोनों पिज्जा बेच रहे हैं। कंपटीशन कैसा है? डायरेक्ट। अब मैं बात करती हूँ पिज्जा हट। पिज्जा हट के जस्ट बाहर एक सेवपूरी भेलपूरी वाला खड़ा है। देखो, भूख तो पिज्जा खाने से भी मिटाई जा सकती है, भूख तो सेवपूरी भेलपूरी खाने से भी मिटाई जा सकती है। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सेवपूरी भेलपूरी से पिज्जा हट वाले का कंपटीशन क्या डायरेक्ट है? सेम चीज बेच रहे हैं वो? नहीं, दैट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन, क्योंकि दोनों ही खाने की चीजें बट सेम चीज नहीं बेच रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो कंपटीशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सप्लायर affect cost structure with their bargaining power. अब
मान लो अभी वैक्सीन की कमी है और यदि गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही होती वैक्सीन को, तो सप्लायर तो, यदि किसी भी चीज की कमी है तो सप्लायर तो है ना, कोई यदि ऐसा सप्लायर है जो कि बहुत सारे वैक्सीन स्टॉक कर लेगा और फिर बाद में उसको अपनी मनचाही प्राइस पे बेचेगा, तो सप्लायर इज समवन हु कैन अफेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर विद देयर बार्गेनिंग पावर। यदि ये बार्गेनिंग पावर वर्ड आया, अफेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो आंसर सप्लायर होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। जो ओनर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बिजनेस के मेजर डिसीजंस लेते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे मिलके बनता है ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट, देखो जो भी मार्केट है, मान लो चलो सोप्स का मार्केट है, ठीक है, ये, और हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की भी बात करें, मान लो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना, तो इन सब जनरली हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है कि वो स्टार्ट होते हैं, इनिशिएट होते हैं, फिर ग्रो करते हैं, मेच्योरिटी पे आते हैं, बूम पे आते हैं, डिक्लाइन होता है और एकदम नीचे जाके मतलब एकदम स्लम्प आ जाता है उसका, तो उनका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। तो जब हम मार्केट बात करते हैं हर प्रोडक्ट का, अब जैसे मैं बोलती हूँ टाइपराइटर स्टॉप हुए, डेस्कटॉप आए, लैपटॉप्स आए, कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट मेच्योर हुआ, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट मेच्योर है, आई मीन टू से दैट। सो मार्केट प्राइस सेंसिटिव होता है, प्राइस सेंसिटिविटी इज द कीवर्ड एसोसिएटेड टू मार्केट। देन मार्केट मेच्योर होता है। आज हमको लगता है कि ये चीज के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन कोई ना कोई इससे भी बेटर चीज आएंगी और आप पुरानी चीज को भूलोगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला, टाइपराइटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हो सकते हैं कुछ और है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो मार्केट मेच्योरिटी एंड हर चीज की कॉस्टिंग निकलती है, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है, कॉस्ट स्ट्रक्चर। द 3 words associated to market is price sensitivity, market maturity and cost structure. Moving on to the very easy and very important topic is SWOT analysis. And आप यदि पास पेपर खोल के देखेंगे आपको बहुत मिलेगा ये एग्जाम में। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, प्रॉब्लम तो होती है, यदि तुम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अरे तुम बच्चे हो तो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो बिना प्रॉब्लम के किसकी लाइफ है? सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग है, बट हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम को कोई रोने बैठ जाए, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, और कोई उसी प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले। अपना अपना तरीका है ना प्रॉब्लम को डील करने का। तो कुछ ना कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होगी। तो द फंडा इज यूज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे? इनहेरेंट इंटरनल कैपेसिटी क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। ये मेरी स्ट्रेंथ है जो कि मेरे कॉम्पिटिटर में नहीं है, मेरी इनहेरेंट कैपेसिटी है, मैं इसको यूज करूंगी एज माय स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। मैं आज बोलती हूँ कि यदि मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास तो क्लासरूम भी नहीं है, बट मेरी टीचिंग एबिलिटी मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी बच्चे को ये समझा सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है, भले ही टेबल चेयर भी नहीं है मेरे पास। तो दैट इज अ स्ट्रेंथ, दैट इज इनहेरेंट कैपेसिटी क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो यूज स्ट्रेंथ। तो वी आर डन विद एस। नाउ वीकनेस, डब्ल्यू, वीकनेस। मेरी वीकनेस है, मेरी वीकनेस है, चलो मैं मेरी वीकनेस की बात करती हूँ कि मैं बहुत इमोशनली किसी बच्चे से अटैच हो जाती हूँ, मुझे वो मेरा ही बच्चा लगने लग जाता है। मिनिमाइज योर वीकनेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमाइज योर वीकनेस। इनहेरेंट लिमिटेशन क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। वीकनेस को मिनिमाइज करो, ये भी स्ट्रेंथ भी इनहेरेंट है एंड वीकनेस भी इनहेरेंट है। Inherent limitation creating strategic disadvantage. Now come up to O, opportunity. अरे मुसीबत है तभी तो अपॉर्चुनिटी है। कई लोगों के कोरोना में बिजनेस ठप हुए होंगे और कई लोगों ने कोरोना के कारण पैसे कमाए होंगे, बिकॉज उन्होंने प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली
Opportunity. Capitalize on your opportunity. What is an opportunity? Favorable condition helping to consolidate your position या strengthen your position. तो यदि वो एग्जाम में पूछता है in SWOT, what do you think is a favorable condition helping to strengthen your position? तो वो strength लिख के नहीं आना है, opportunity लिख के आना है. Okay? Now threat. Threat को हमको क्या करना है? Neutralize. That is unfavorable condition creating a risk. Threat is an unfavorable condition creating a risk. So neutralize threat. Strength को use करो, weakness को minimize करो, opportunity को capitalize करो और threat को neutralize करो. ये ध्यान रहना चाहिए. फिर वो कुछ भी बोल सकता है जो मैंने brackets में लिखा है. Favorable condition helping to consolidate your position वो opportunity है. Unfavorable condition creating a risk threat है. Inherent internal capacity creating a strategic advantage and giving you strategic advantage over your competitor is your strength. Then inherent limitation creating strategic disadvantage is weakness. Now some new topics which have been added and so कुछ नया आता है तो अपने आप ही वो इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम के लिए. बहुत ध्यान से सुनना है चिल्ड्रन. मुझे बहुत मेहनत भी लगी है उसको हैंड रिटन करने को. मैं बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, नोट्स बना के पढ़ा रही हूँ. आपको सिर्फ सुनना है, लर्न करना है एंड रटना नहीं है, समझ के लर्न करना है. ओके. व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस? तो इंटरनल रिस्पॉन्सेस, होलिस्टिक रिस्पॉन्सेस. ये क्या होते हैं हम सीख रहे हैं अभी. बट स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस पूछ रहा है तो दो हैं, इंटरनल, होलिस्टिक. होलिस्टिक में 3, इंटरनल में 3. अभी इंटरनल क्या है? 3 टाइप्स रिलेटिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेस. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेस, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंट. एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट कल्चर चेंज टू वर्क फ्रॉम होम. ये एग्जाम में आ सकता है ना. कहाँ तो सब जने ऑफिस जाते थे काम करने, कहाँ बिकॉज ऑफ कोरोना पूरा कॉर्पोरेट कल्चर ही चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम. ये कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, उसके कारण आपने अपने इंटरनल रिस्पॉन्स को चेंज हुआ. वर्क फ्रॉम होम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कि अभी ऑफिस में आके काम नहीं करना है, घर से काम करना है. तो वर्क फ्रॉम होम is an example of administrative response. When company changes its policies, objectives, missions, goals, it is administrative response. कि company change करे अपना mission, अपना goals, अपना objective, तो उसको हम administrative response बोलते हैं. Next, competitive response. Selling at such a quality or cost that competitor cannot do. एक अच्छे फोन का ब्रांड लो जो कि बहुत महंगा बिकता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे जैसी क्वालिटी कोई बना ही नहीं सकता. तो वो जब उसको पता है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ऐसी क्वालिटी बना ही नहीं सकता, तभी फिर क्या होगा? वो जो मर्जी चार्ज कर सकता है और उसको मिलेगा ना. तो सेलिंग एट सच अ क्वालिटी और कॉस्ट that a competitor cannot do. तो ये competitive response है. Competitors perform in a way unique, valuable and different to imitate. मतलब उसकी कॉपी करना भी डिफरेंट है. जो आपका तरीका है या जो आपका प्रोडक्ट है वो इतना यूनिक है, वैल्यूएबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल, एप्पल के प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स. कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू डेवलप कोरोना वैक्सीन. अब सुनो, कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक कोरोना का वैक्सीन बनाने को कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा आएगा? करोड़ों अरबों. अकेली फार्मास्यूटिकल कंपनी करेगी. और कोई भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, वैक्सीन तो
हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए आपका रिसर्च, हो सकता है फेल भी हो जाए, फेल भी हो जाए तो इतना पैसा लॉस। तो सब फार्मास्यूटिकल कंपनी साथ में आई, सबने R&D का पैसा शेयर किया, तो दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। यदि ये एग्जांपल मुझे देना हो तो टू डेवलप कोरोना वैक्सीन कंपनीज जॉइन टुगेदर एंड उन्होंने R&D का कॉस्ट साथ में बेयर किया, बेयर R&D कॉस्ट टुगेदर। एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स मेथड इंक्लूड बार्गेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, co-opting and creating joint ventures, federations, strategic alliances and consortia. Consortia is a word which can come in your exam. बात करते हैं अभी फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो कि साथ में आई, हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट उन्होंने साथ में बेयर किया, दैट इज नोन एज दैट इज फॉर्मिंग कंसोर्टिया। ठीक है, and contemporary organizations are increasing, turning into joint ventures and partnership. ये सब क्या है? collective response. प्रॉब्लम है, चलो साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। that is collective response. These are example of collective responses. ये सब नाम इसलिए आपको समझ के लर्न करने हैं collective response, क्योंकि एक भी वर्ड दिया और पूछा आपसे ये कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स है, कलेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसे मैं कंसोर्टिया बोलती हूँ, तो अब मेरी क्लास में यदि आपने ध्यान से सुना आपको याद रहेगा कंसोर्टिया इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो कोऑप्टिंग, फेडरेशन, मर्जर, कंसोर्टिया, स्ट्रैटेजिक अलायंस, अमेलगमेशन, जॉइंट वेंचर, साथ में मिलके काम कर लेते हैं, दो कंपनी साथ में आ जाते हैं, ठीक है, अमेलगमेट कर जाते हैं या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट साथ में करते हैं। मान लो बिल्डर एक्स और बिल्डर वाई मिलके एक बिल्डिंग साथ में बना रहे हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर। तो परफॉर्म टू कॉस्टली टास्क टुगेदर, बिकॉज अकेले वो बेयर कैसे करेंगे वो कॉस्ट, तो परफॉर्मिंग टू कॉस्टली कॉस्ट टुगेदर इज नोन एज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तो हमने बात किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, मैंने एग्जाम्पल दिया वर्क फ्रॉम होम। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, मैंने एग्जांपल दिया एप्पल के प्रोडक्ट्स क्वालिटी में इतने अच्छे हैं। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्स, मैंने एग्जांपल दिया कंसोर्टिया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल एक बार जरूर जरूर नजर से बाहर होने चाहिए। नाउ टॉक अबाउट होलिस्टिक रिस्पॉन्स। 3 टाइप्स ऑफ होलिस्टिक रिस्पॉन्स: लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन, डायनामिक रिस्पॉन्स। अब मैं आगे समझाने से पहले सुनो, एक स्टोरी सुनो। एक बच्चा था जिसको सीए फाउंडेशन करना था, उसने बोला अरे कोरोना हो गया है, अभी तो कोई क्लास नहीं जा सकता, अभी तो कॉलेज नहीं जा सकता, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो मैं सीए फाउंडेशन करूंगा, तब तक मैं घर पे बैठा हूँ आराम से। ठीक है, वो जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वो चेंज होने को रेडी नहीं है, तो अल्टीमेटली सब आगे निकल जाएंगे, वो बच्चा पीछे रह जाएगा। सेकंड सुनो, अब मैं वैसे बच्चे को लीस्ट रेजिस्टेंट बच्चा बोलूंगी। सेकंड सुनो, प्रोसीड विद कॉशन। अच्छा कोरोना हुआ है, मुझे सीए तो करना है, पर मैं दो तीन मेरे फ्रेंड्स को देख लेता हूँ वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, खुद से बुक्स ला के पढ़ रहे हैं, वो इनिशिएट करेंगे और पीछे पीछे मैं भी करूंगा। तो मुझे करना तो और मैं करूंगा भी, पर फर्स्ट स्टेप वो नहीं ले रहा है, कोई और ले रहा है, उसको देख के वो भी चेंज करेगा। प्रोसीड विद कॉशन एंड डायनामिक रिस्पॉन्स। अब ये थर्ड तरह का बच्चा है जो बोल रहा है कोरोना हुआ है, कहीं जा तो सकते नहीं है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, जो भी ऑनलाइन देख के सीखूंगा उससे मैं पढ़ूंगा, जब नेक्स्ट फर्स्ट एग्जाम ड्यू होगी वही दूंगा, मुझे कोई भी कोरोना स्टॉप नहीं कर सकता। तो लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन, डायनामिक रिस्पॉन्स, सिचुएशन इज 1 बट उसको डील करने के तरीके इज 3, एंड वो 3 टाइप्स किस में आते हैं? होलिस्टिक रिस्पॉन्स में। लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन, डायनामिक रिस्पॉन्स। तो लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? Environment is changing, but they are least resistant to change. उनको change ही नहीं होना है। They are simple goal maintaining unit. They are lazy and lethargic. देखो, L for lazy, L for lethargic, L for least resistance. They just manage to survive by way of
coping with that changing external environment. They are passive. एक होता है active, चीजें change हुई मैं भी change होता हूँ. एक होता है passive. They are passive in behavior. They are not ambitious. Example, BSNL choose not to compete. आज जियो आया मार्केट में, इतने उसके पहले एयरटेल ये वगैरह सब मोबाइल में आए. BSNL chose not to compete. No strategy to change with the changing times, and that is called as least resistance. Proceed with caution. They take intelligent interest to adapt with changing external environment. They monitor the change. That is proceed with caution. Specific strategies for survival, stability, and strength. तो sophisticated strategy उनकी, wait for changes to occur and then take corrective adaptive action. देख रहे हैं and intelligently देख रहे हैं और फिर अपना चांस खेलेंगे. Example, Airtel proceed slowly and steadily in India and Africa. Airtel ने यही किया. Next is dynamic response, highly aggressive and ambitious. Aggressive, ambitious करते जियो का नाम आता है मेरे दिमाग में. They not only recognize the threat कि ये threat है, but also convert it into opportunity. Threat को opportunity में convert किया. Highly cautious and confident of own strength. Example, Reliance Jio. तो आपको समझ में आया? Aggressive है, ambitious है. They want to change. Opportunity बना दिया threat को. That is Reliance Jio. Dynamic response.